आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। कल हमने डिस्कस किया था माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। कल डिस्कस जो किया था वो था हमारा व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण, और आज का हमारा टॉपिक है समष्टि आर्थिक विश्लेषण। समष्टि आर्थिक विश्लेषण ज्ञान की वह शाखा है जिसमें बड़े बड़े समूह अथवा समस्त अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाली औसतों का अध्ययन किया जाता है। इसमें कुल राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, कुल बचत, कुल विनियोग, कुल उपभोग, सामान्य मूल्य स्तर, सामान्य मजदूरी स्तर तथा सामान्य लागत स्तर का अध्ययन किया जाता है। इसमें डेफिनेशन में 2 डेफिनेशन हमने लिए यहाँ। पहली, बोल्डिंग के अनुसार, समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का वह भाग है जो अर्थव्यवस्था के बड़े समूह और औसतों का अध्ययन करता है, ना कि उसकी विशेष मदों का, और इन समूह को उपयोगी ढंग से परिभाषित करने का प्रयत्न करता है और उसके पारस्परिक संबंधों की जांच करता है। दूसरा है, गार्डनर एक्ले के अनुसार, समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विषयों पर व्यापक रूप में विचार करता है। इसका संबंध आर्थिक जीवन के कुल आयामों से होता है। यह व्यक्तिगत अंगों के कार्य संचालन या पहचान या विस्तार की अपेक्षा आर्थिक अनुभव के हाथी के कुल आकार व शक्ल और संचालन का अध्ययन करता है। रूपक को बदले तो कहा जा सकता है कि ये किसी जंगल की प्रकृति का अध्ययन करता है, ना कि उन पेड़ों का जिनसे ये जंगल बना है। उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि समष्टि आर्थिक विश्लेषण ज्ञान की वह शाखा है जिसमें कुल योगों, बड़े समूहों एवं औसतों का विश्लेषण किया जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्री मैक्रो इकोनॉमिक्स को आय व रोजगार के सिद्धांत या केवल आय विश्लेषण भी कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स का संबंध बेरोजगारी, मुद्रा प्रसारण या मुद्रा संकुचन या व्यापार चक्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आर्थिक विकास एवं नियोजन से होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सामान्य मूल्य स्तर पर मुद्रा की कुल मात्रा के प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भुगतान संतुलन तथा विदेशी सहायता से संबंधित समस्याएं भी अर्थशास्त्र की विषय वस्तु होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है आय व रोजगार सिद्धांत, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किसी अर्थव्यवस्था में आय व रोजगार का निर्धारण किस प्रकार होता है। आय व रोजगार के निर्धारण के लिए 2 क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पहला, उपभोग क्रिया का सिद्धांत और दूसरा, विनियोग क्रिया का सिद्धांत। आय, उत्पादन एवं रोजगार सिद्धांत का अध्ययन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा पॉइंट है सामान्य मूल्य स्तर का सिद्धांत। आर्थिक विश्लेषण में मूल्यों के सामान्य स्तर के निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। मूल्य सिद्धांत के अंतर्गत स्फीति, मुद्रा संकुचन, अविस्फीति तथा मुद्रा संस्फीति का अध्ययन किया जाता है। मुद्रा स्फीति आज विश्व के अधिकांश देशों में एक गंभीर समस्या बन गई है, अतः मुद्रा स्फीति का अध्ययन मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण विषय है। थर्ड पॉइंट है आर्थिक विकास और नियोजन सिद्धांत। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस की एक महत्वपूर्ण शाखा आर्थिक विकास और नियोजन का सिद्धांत है, जिसका अधिक विकास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ। आर्थिक विकास का सिद्धांत दीर्घकालीन विश्लेषण है। इस पर कीन्स ने विचार नहीं किया था, क्योंकि कीन्स का मानना था कि दीर्घकाल महत्वहीन होता है। उनके शब्दों में ये था कि दीर्घकाल में हम सब मर जाएंगे, परंतु आज विश्व की समस्या विकास और नियोजन की समस्या है। विकास और नियोजन का सिद्धांत विकसित तथा विकासशील दोनों ही प्रकार के देशों पर लागू होता है, परंतु कुछ विशिष्ट सिद्धांत केवल विकासशील देशों के लिए बनाए गए हैं। ये सिद्धांत विकासशील देशों की व्याख्या करते हैं तथा उन्हें तीव्र विकास करने के लिए आवश्यक प्रविधियों तथा रणनीतियों को अपनाने का सुझाव भी
देते हैं। फोर्थ पॉइंट है वितरण का समष्टि मूलक सिद्धांत। समष्टि आर्थिक विश्लेषण में वितरण के मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का भी अध्ययन किया जाता है। कुल राष्ट्रीय आय में मजदूरियों और लाभों का सापेक्षिक हिस्सा निर्धारित करना वितरण का समष्टि मूलक पहलू होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ, व्यापार चक्रों का सिद्धांत। आज विश्व के अधिकांश देश व्यापार चक्रों की समस्याओं से पीड़ित रहते हैं। व्यापार चक्रों के सिद्धांतों के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में आने वाले नियमित उतार चढ़ाव के कारणों और उन्हें दूर करने के उपायों का अध्ययन किया जाता है। व्यापार चक्रों पर नियंत्रण करने के लिए देश की मौद्रिक नीति, प्रशुल्क नीति और व्यापार नीति आदि में समायोजन किया जाता है। सिक्स्थ पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विनिमय सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विनिमय सिद्धांतों का अध्ययन भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की विशेष सामग्री का आवश्यक अंग है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं विनिमय सिद्धांतों एवं व्यवहारों में विदेशी व्यापार के सिद्धांत, व्यापार की शर्तें, विदेशी विनिमय दरों के निर्धारण के सिद्धांत, विनिमय दरों में परिवर्तन के घटक आदि सम्मिलित होते हैं। सेवेंथ पॉइंट है राजस्व सिद्धांत। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत सरकार की आय, व्यय तथा ऋण नीतियों का अध्ययन राजस्व सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। सरकार की आय, व्यय तथा ऋण नीतियों का अध्ययन अधिकतम सामाजिक कल्याण की दृष्टि से किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा मुद्रा और बैंकिंग सिद्धांत। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख व्यवस्था, बैंकिंग प्रणाली, केंद्रीय बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय वित्त आदि का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे ये शो करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का व्यावसायिक नीति निर्धारण में या व्यावसायिक नीति निर्णयों में क्या महत्व है। इसके लिए भी हम एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहला पॉइंट है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ज्ञान। कोई भी व्यावसायिक फर्म संपूर्ण अर्थव्यवस्था का एक अंग होती है। यदि व्यावसायिक प्रबंधक संपूर्ण अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को अच्छी प्रकार समझते हैं तो वे अपनी फर्म का समायोजन भली प्रकार कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था के कुल चालन के पूरे बुरे प्रभावों से फर्म को बचा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आर्थिक नीति निर्धारण में सहायक। आधुनिक युग में प्रत्येक देश की सरकारें अपने आप को लोक कल्याणकारी सरकारें कहलवाना चाहती है। एक लोक कल्याणकारी सरकार आर्थिक नीतियों का निर्धारण इस प्रकार करती है जिससे देश में रोजगार, उत्पादन और उपभोग के स्तर में प्रगति हो सके। सरकार की आर्थिक नीतियों के निर्धारण में अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों के आंकड़ों का संग्रहण और विश्लेषण आवश्यक होता है। मैक्रो एनालिसिस द्वारा बड़े बड़े आर्थिक चरों का अध्ययन करके उपयुक्त नीति का निर्धारण किया जाता है। सरकार की आर्थिक नीतियों का संबंध किसी व्यक्ति विशेष से न होकर व्यक्तियों के समूह से होता है और समूह का अध्ययन मैक्रो इकोनॉमिक्स द्वारा ही या मैक्रो एनालिसिस द्वारा ही संभव होता है। सरकार की नीतियों का व्यावसायिक फर्मों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन मैक्रो एनालिसिस द्वारा किया जाता है। व्यावसायिक प्रबंधक इन नीतियों के अनुकूल प्रभाव को अपनाते हैं और प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए सुधारात्मक उपाय करते हैं। तीसरा पॉइंट है आर्थिक नियोजन में सहायक। दुनिया के अधिकांश विकसित और विकासशील देशों ने तीव्र आर्थिक विकास के लिए आर्थिक नियोजन का सहारा लिया है। आर्थिक नियोजन के लिए निश्चित उद्देश्यों का निर्धारण, साधनों का आवंटन और उपयोग आवश्यक होता है। नियोजन के लिए आवश्यक सामग्री मैक्रो इकोनॉमिक्स द्वारा ही प्रदान की जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा ही नियोजन सत्ता देश के विभिन्न साधनों की जानकारी कर सकती है, उन साधनों का अनुकूलतम आवंटन और प्रयोग कर सकती है। नियोजन का मूल्यांकन भी समष्टि मूलक होता है। व्यावसायिक प्रबंधक अपनी फर्म की क्रियाओं को आर्थिक नियोजन के अनुरूप समायोजित करते हैं। आर्थिक नियोजन में जिन उद्योगों के तीव्र विस्तार के लिए अधिक धन आवंटन किया जाता है उन उद्योगों में लगी फर्म अपने विस्तार की योजनाएं बनाती है तथा उन्हें
सरकारी प्रोत्साहनों व सहायता का लाभ पहुंचाता है। फोर्थ पॉइंट है सामान्य बेरोजगारी का विश्लेषण। एक देश में सामान्य रोजगार स्तर प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है। प्रभावपूर्ण मांग कुल उपभोग फलन तथा कुल विनियोग फलन पर निर्भर करती है। अतः किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी प्रभावपूर्ण मांग की कमी के कारण होती है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए कुल उपयोग अथवा कुल उपभोग एवं कुल विनियोग दोनों का बढ़ना आवश्यक होता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के कारणों, प्रभावों और इसे दूर करने के उपायों का अध्ययन किया जाता है। यदि सरकार सामान्य बेरोजगारी निवारण के उपाय करती है तो व्यावसायिक फर्म पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इसके प्रभाव पड़ सकते हैं। यदि फर्म वेजेस गुड्स, जिसको अपन बोलते हैं मजदूरी, सामान आदि का उत्पादन कर रही है तो उनकी मांग बढ़ेगी और फर्म के लाभों में वृद्धि होगी, अतः उसे उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। पांचवा पॉइंट है मौद्रिक समस्याओं का विश्लेषण। समष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से ही एक अर्थव्यवस्था में मौद्रिक समस्याओं का विश्लेषण करके उनका समाधान किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों का समाज के विभिन्न वर्गों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस बुरे प्रभाव से समाज के विभिन्न वर्गों को बचाने के लिए उपयुक्त मौद्रिक और प्रशुल्क नीति का अपनाया जाना आवश्यक होता है। सरकार मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता भी मैक्रो एनालिसिस से ही जान सकती है। सरकार की मौद्रिक नीतियों के अनुरूप ही व्यावसायिक फर्मों को अपनी साख नीति का निर्धारण करना होता है। सरकार द्वारा सख्त साख व मुद्रा नीति अपनाई जाती है तो व्यावसायिक फर्मों को महंगी और कम साख मिलती है, अतः फर्में अपनी साख शर्तों को कठोर बना देती है। छठा पॉइंट है व्यापार चक्रों के विश्लेषण में सहायक। समष्टि आर्थिक विश्लेषण के द्वारा किसी एक अर्थव्यवस्था अथवा विश्व की सभी अर्थव्यवस्था में आने वाले व्यापार चक्रों का विश्लेषण किया जा सकता है और व्यापार चक्रों के बुरे प्रभावों से बचाया जा सकता है। व्यापार चक्रों के कारण अर्थव्यवस्थाओं में नियमित रूप से तेजी एवं मंदी आती है। व्यापार चक्रों के कारणों का विश्लेषण करके सरकार व्यापार चक्रों को रोकने के लिए आवश्यक उपाय कर सकती है। यह उपाय भी समष्टि मूलक होते हैं। व्यापार चक्रों का व्यावसायिक प्रबंधकों को अच्छा ज्ञान होने पर वे अपनी फर्म को इनके बुरे प्रभावों से बचाकर समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। 7वां पॉइंट है समष्टि मूलक विरोधाभास के कारण समग्र का अध्ययन आवश्यक। समग्र अथवा समूह केवल व्यक्तिगत इकाइयों का योग मात्र नहीं होता, बल्कि उसकी स्वयं की कुछ स्वतंत्र विशेषताएं भी होती हैं। उदाहरण के तौर पर व्यक्ति के लिए बचत करना अच्छा माना जाता है, परंतु समाज के सभी लोगों द्वारा एक साथ बचत करना समाज के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। अतः इन समष्टि मूलक विरोधाभासों का तात्पर्य उन धारणाओं से होता है जो किसी व्यक्ति के लिए तो सही है, परंतु संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से गलत है। व्यावसायिक प्रबंधक समष्टि मूलक विरोधाभासों को ठीक प्रकार समझते हो तो वे अपनी फर्म के लिए उपयुक्त निर्णय ले सकते हैं। 8वां पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विदेशी विनिमय की समस्याएं। आज के युग में व्यावसायिक फर्में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा विदेशी विनिमय की समस्याओं का भी सामना करती है। इनके विश्लेषण तथा समाधान में समष्टि अर्थशास्त्र बड़ा उपयोगी सिद्ध होता है। 9वां पॉइंट है समष्टि मॉडल्स का निर्माण। इन समष्टि आर्थिक विश्लेषण की सहायता से समष्टि मॉडलों का निर्माण करके अर्थव्यवस्था में समष्टि संतुलन स्थापित किया जाता है। राष्ट्रीय आय एवं रोजगार निर्धारण, बचत एवं विनियोग, व्यापार चक्र आदि समष्टि मूलक मॉडलों का निर्माण किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट है हमारा व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में सहायक। समष्टि आर्थिक विश्लेषण व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में भी सहायक होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के मांग के नियम, उपयोगिता ह्रास नियम आदि का निर्माण व्यक्तियों के बड़े समूह के आधार पर ही हुआ है। इस प्रकार ये सारा था हमारा आज मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप और इम्पोर्टेंस।
इस प्रकार हमने स्टार्टिंग में हमारा जो फर्स्ट पेपर है इकोनॉमिक एनालिसिस, उसमें फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इनके दोनों के स्कोप क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है। आज के लिए इतना ही।